गाजा की बर्बादी के इनसाइड स्टोरी जो पश्चिमी मीडिया में छप रही है, वो दिखाने से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बुरी खबर आई है, वो देख लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू को डर है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। ये कार्रवाई गाजा में इजरायली एक्शन के मामले में हो सकती है। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य देशों ने याचिका दाखिल की है। इसके पहले आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। पुतिन पर आरोप है कि वो यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से रूस लेकर आए। आईसीसी के इस कदम की तुलना टॉयलेट पेपर से करते हुए रूसी अधिकारियों ने इसे बेकार बता दिया था और पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बंद करने की जगह और बढ़ा दी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ताकत कितनी है? क्या आईसीसी पुतिन और नेतन्याहू जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर सकता है? इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले नेतन्याहू के नए इरादे देख लीजिए। नेतन्याहू ने कहा है कि मेरे नेतृत्व में इजरायल अपनी आत्मरक्षा और अधिकार को कमजोर नहीं होने देगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के किसी भी प्रयास को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मध्य पूर्व एकमात्र लोकतंत्र और दुनिया के एकमात्र यहूदी देश के सैनिक और अधिकारियों को गिरफ्तार करने की धमकी अपमानजनक है। हम इसके आगे नहीं झुकेंगे। नरसंहार करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम अपनी रक्षा करना कभी बंद नहीं करेंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। इजरायल हमास के अंतिम आतंकवादी के खात्मे तक युद्ध बंद नहीं करने वाला है। आईसीसी के चेतावनी का असर उल्टा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आईसीसी के फैसले से होने वाले दबाव से ध्यान हटाने के लिए इजरायल कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिनों पहले ही नेतन्याहू ने ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की थी। इस मामले में मदद भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद हेडक्वार्टर और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों का दौरा भी किया है। मोसाद के अधिकारियों से कहा है कि हमारे अस्तित्व पर संकट है, इसलिए मतभेदों को भुलाना होगा। मतलब इजरायल ने गाजा को नस्तोनाबूद करने के लिए एक और सीक्रेट प्लान की तैयारी कर ली है। रफा में लगातार इजरायली हमले इसकी बानगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई असर नहीं है। लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आईसीसी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो इजरायल के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इंटरनेशनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ मामला लेता है। नीदरलैंड के हेग में इसका बेस है और कुल 123 देश इसके सदस्य हैं। 2002 में बना ये कोर्ट वॉर क्राइम, मानवीयता पर खतरे, नरसंहार और दंगे फसाद के अपराधियों पर कार्रवाई की बात करता है, लेकिन इसके पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है। यानी सदस्य देशों पर इसके फैसले को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी होती है। आईसीसी ने प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन ये लगभग असंभव है कि इंटरनेशनल कोर्ट नेतन्याहू पर हाथ डाल सके। अपने लगभग 24 साल के इतिहास में ऐसा कोई भी मामला नहीं जिसमें इसने किसी देश के नेता या ताकतवर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की हो। तो आईसीसी भले ही फैसला सुनाए, उसे जमीन पर उतारना मुश्किल दिख रहा है। नेतन्याहू इस बीच फुल एक्शन में है और गाजा के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उसका नतीजा दिखाती एक रिपोर्ट सामने आई है। इजरायल के गाजा में जारी हमलों से किस तरह का नुकसान हुआ है, इस पर संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष खनन अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में जारी युद्ध ने अब तक 37 मिलियन टन मलबा पैदा किया है। इस मलबे में बड़ी संख्या में बिना फटे बम शामिल हैं, जिनको हटाने में करीब 14 साल का समय लग सकता है।
गाजा में प्रति वर्ग मीटर जमीन पर औसतन 300 किलो मलबा है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इस वक्त मलबे की जो स्थिति है उसे 100 ट्रकों के साथ हटाने का काम किया जाएगा तो इसमें 14 साल लग सकता है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि गाजा में नष्ट की गई इमारतों में से 65% रिहायशी बिल्डिंग थी। तबाही की ऐसी शक्ल सूरत डराने वाली है। ये हाल तब है जब इजराइल गाजा पर नए हमले की तैयारी में जुटा है। मतलब 7 अक्टूबर को जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक यानी 7 महीनों में जितना बारूद बरसाया गया है उससे पैदा हुए मलबे को हटाने में ही 14 वर्ष लग जाएंगे, जबकि अभी युद्ध जारी है और इसकी समाप्ति की अभी कोई तारीख तय नहीं है। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 महीनों में इजरायली हमलों में 34,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायल ने 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में युद्ध शुरू किया, जब हमास ने 1200 लोगों को मार डाला और 250 को बंधक बना लिया। तब से लेकर आज तक गाजा दहल रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि रफा को इजरायल मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। इजरायल ने गाजा पट्टी के दक्षिण में रफा शहर पर योजनाबद्ध हमलों को रोकने के लिए हमास से कम 33 बंधकों को रिहा करने की मांग की है। हमास इससे खौफ में है और इजरायल अपने बंधकों की रिहाई के लिए बेचैन है। लेकिन इस बीच एक तीसरा देश मिस्र है, जिसे डर है कि रफा क्षेत्र पर हमले से नागरिक तबाही होगी। मिस्र में बड़ी संख्या में शरणार्थियों का पलायन होगा, क्योंकि रफा मिस्र के सिनाई क्षेत्र से सटा है। मिस्र के राष्ट्रपति काहिरा में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को रफा को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन ये दिखता नहीं है कि इजरायल किसी दबाव में झुकने वाला है। मिस्र इस कोशिश में है कि हमास पर दबाव बनाया जाए, लेकिन हमास इसके लिए 2 नेशन थ्योरी की स्वीकृति का राग अलाप रहा है, जो इजरायल को कतई कबूल नहीं होने वाला। नतीजा है कि इजरायल गाजा को मिटा रहा है। एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बेहद डरावना है। ये वीडियो आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है, जिसे लेकर कहा गया है कि इजरायली सेना पर हमले के लिए घात लगाकर बैठे दर्जनों हमास आतंकियों को ट्रेस करके आईडीएफ ने उन पर भयानक एयर स्ट्राइक कर दी है। हमला इतना जबरदस्त था कि सभी आतंकियों के परखच्चे उड़ गए। इजरायल को मानवीय संकट का वास्ता देकर हमास के खिलाफ एक्शन को रोकने के लिए अमेरिका समेत दुनिया के कई देश और संस्थाएं अपील कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इसका कारण है हमास का वो जलजला, जिसने इजरायल के अस्तित्व के सामने ही संकट पैदा कर दिया है। हमास के कारण ही ईरान ने अटैक किया, हमास के कारण ही लेबनान से हिजबुल्लाह का, यमन से हूथी लड़ाकों का इजरायल पर हमला हो रहा है। लिहाजा अपील दलील चाहे बेंजामिन से इंटरनेशनल संस्थाएं जितनी करें, उसका कोई प्रभाव कम से कम फिलहाल तो नहीं होने वाला दिख रहा है। बेशक इजरायली सेना एक के बाद एक बड़े हमले कर रही है, लेकिन ये सच है कि हिजबुल्लाह इजरायल के खूनी हमलों के सामने जरा भी झुकने को तैयार नहीं। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजरायल पर इतना भीषण रॉकेट हमला किया कि इजरायल की हालत खराब हो गई। पूरे इजरायल में सायरन बज रहे हैं। अक्टूबर जैसा खूनी हमला, हिजबुल्लाह का रॉकेट युद्ध।
पिछले 2 हफ्ते से इजरायली सेना लेबनान से लेकर सीरिया तक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेहद खूनी और खौफनाक हमले कर रही है। महज 72 घंटे के अंदर इजरायल ने हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर हमला करके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर मार डाले हैं। लेकिन अब हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने इजरायल में घुसकर ऐसे हमले करवाए हैं कि इजरायल हिजबुल्लाह के हमलों से कांप गया है। इजरायली मीडिया ने खुद माना है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल पर रॉकेटों से भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक रात के वक्त हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजरायल के इलाकों पर रॉकेट से हमले किए हैं। हालांकि इजरायल की आईडीएफ दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को काफी हद तक नाकाम कर दिया गया है। इजरायली सेना के आयरन डोम ने हवा में भी हिजबुल्लाह के रॉकेट तबाह कर दिए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके रॉकेट हमले में इजरायल को भारी नुकसान हुआ है, जिसे इजरायल छिपाने की कोशिश कर रहा है। खौफ में इजरायल 40 हमलों का बदला। अब आप ये भी जान लीजिए कि हिजबुल्लाह के खौफनाक हमलों से इजरायल क्यों घबराया हुआ है। हाल में इजरायल ने डंके की चोट पर कहा था कि उसने हिजबुल्लाह का सफाया कर दिया है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दावा किया है कि ईरान के हमलों में मदद करने वाले हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा कमांडर इजरायली सेना अब तक मार चुकी है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के मुताबिक इजरायल की आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। कुछ दावों के मुताबिक कमांड सेंटर में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मौजूद थे, जिन पर इजरायल ने पहले मिसाइलों से हमले किए और फिर फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायल का दावा है कि इजरायल के इस हमले में आधे से ज्यादा हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। ये वो कमांडर थे जो लगातार ईरान की मदद इजरायल पर हमला करने में कर रहे थे। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के इस बेहद खूनी हमले से ईरान, हूथी और हमास बुरी तरह बौखला गए हैं। התוצאות המבצעיות הן מרשימות מאוד. מחצית ממפקדי חיזבאללה בדרום לבנון חוסל. אלה האנשים שהיו אחראים על הפעולה ההתקפית, על הרצון לפגוע באזרחי מדינת ישראל. אנחנו גרמנו לכך שאו שהם מתים, अब सवाल उठता है कि अगर इजरायल के दावे के मुताबिक भीषण हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है, तो उसका असर हमास और ईरान पर क्या पड़ेगा? अगर देखा जाए तो इस वक्त इजरायल की सेना ने एक बार फिर से हमास की सफाई के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। मिस्र की सीमा पर मौजूद रफा शहर में गाजा के लगभग 23 लाख लोग रहते हैं, जिनके बीच हमास लड़ाके भी मौजूद हैं, जो हिजबुल्लाह की मदद से इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। लेकिन अब हिजबुल्लाह के दबाव होने से हमास पर सीधा असर पड़ेगा। हम आपको ये भी बता देते हैं कि इजरायल हिजबुल्लाह के सफाए पर क्या दावा कर रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के दावों के मुताबिक आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। दावे के मुताबिक आईडीएफ के भीषण हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 40 ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आईडीएफ के 40 हमलों में हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स के मारे जाने का दावा किया गया है। आईडीएफ का यह हमला ऐता अल शाब के पास किया गया है। ऐता अल शाब और आसपास के गांवों पर 13 से ज्यादा हवाई हमले इजरायली सेना ने किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के स्टोरेज और हथियारों की फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह ने उन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है जहां से इजरायल पर हमला करने की तैयारी चल रही थी। इधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायल से बदला लेने के लिए उत्तरी इजरायल के सीमावर्ती गांव पर दर्जनों कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। बेशक ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को तगड़ी चोट इजरायल ने पहुंचाई हो, लेकिन हिजबुल्लाह को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। ईरान हिजबुल्लाह को और ताकतवर बनाकर हमले करवा रहा है। यही वजह है कि कमांडरों के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेटों की बौछार कर दी। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजरायल पर रॉकेटों की बौछार करके इजरायल से बदला लिया है।
हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक उसने 30 से ज्यादा रॉकेट दक्षिणी इजरायल पर दागे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला करने के लिए कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला इजरायल से अपने कमांडरों की मौत का बदला माना जा रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने धमकी देते हुए कहा है कि अभी हमने अपना मुख्य हथियार नहीं निकाला है, जिस दिन निकालेंगे इजरायल का विनाश हो जाएगा। الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته، بيرجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته، بيرجع على بيته وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها. हिजबुल्लाह की ताजी खूनी धमकी को इजरायली सेना जरा भी हल्के में नहीं ले रही है। 7 अक्टूबर से इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले इजरायल पर हो रहे हैं। ये हमले उस वक्त बेहद तेज हो गए जब ईरान ने 13 अप्रैल को 350 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से इजरायल पर हमला किया था। ईरान ने 60 टन से ज्यादा बारूद का इस्तेमाल इजरायल पर हमला करने में किया था। हालांकि इजरायल ईरान के खूनी हमले से तो बच गया, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए। इधर इजरायली पलटवार में लेबनान में अब तक 380 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। अब इजरायल के साथ दिक्कत यह है कि वो 3 फ्रंट वॉर के बीच घिर गया है। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और तीसरी तरफ हूथी है जो इजरायल पर समंदर के जरिए हमले कर रहा है। अमेरिका इजरायल पर हूथी का हमला। जिस वक्त इजरायली सेना गाजा और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी, उस वक्त हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर लेबनान की तरफ से भीषण हमले कर रहा था। जिस वक्त इजरायल हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था, ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू युद्धपोत पर भीषण हमला कर रहे थे। मिडल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इस वक्त इजरायल अमेरिका की शह पर कोहराम मचाए हुए है। लेकिन ये भी सच है कि ना तो हमास, ना हिजबुल्लाह और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान, जो इजरायल के वजूद को खत्म करने पर आमादा है। अब आप ये देखिए कि भारी हथियारों से लैस अमेरिका और इजरायल के जंगी जहाजों पर हूथी ने कैसे हमला किया है। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह पर हुए हमलों का बदला लाल सागर में लिया है। हूथी के दावे के मुताबिक हूथी ने मिसाइलों से अमेरिका और इजरायल के जंगी जहाजों पर हमला किया है। जानकारों के मुताबिक 2 हफ्ते बाद हूथी का ये पहला बड़ा हमला अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बताया जा रहा है। हूथी के मिसाइल हमले में अमेरिका और इजरायल के जंगी जहाजों को नुकसान की खबर है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हूथी के मिसाइल हमलों को रोकने में अमेरिका और इजरायल की नौसेना नाकाम साबित हुई है। हूथी के इस हमले ने साबित कर दिया है कि ईरान समर्थित हूथी मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इजरायल और पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां जमीन के जरिए ज्यादा हमले कर रहे हैं, तो वहीं हूथी विद्रोही समंदर के रास्ते हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूथी विद्रोहियों पर पिछले 3 से 4 महीने में कई दर्जन भयानक हवाई हमले किए हैं। हूथी विद्रोहियों का आरोप है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई दर्जन लोग मारे गए हैं। यही वजह है कि अब हूथी विद्रोहियों ने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता याया सारिया ने दावा करते हुए कहा कि लाल सागर में अमेरिका के 2 जहाजों पर हमला किया गया है, जिसमें से एक जहाज अमेरिकी विध्वंसक है, जबकि इजरायल का एक क्रूज जहाज हूथी हमले का शिकार हुआ है। हूथी ने अमेरिका और इजरायल के जहाजों पर नौसैनिक मिसाइलों से हमला किया है। हूथी के दावे के मुताबिक उसके हमले में अमेरिकी जहाज मैस यॉर्कटाउन, अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी विध्वंसक और हिंद महासागर में इजरायली जहाज MSC वेराक्रूज को निशाना बनाया गया है। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة ميرسك يورك تاون الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
कुल मिलाकर गाजा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के युद्ध में बदल चुका है। इजराइल एक ऐसी जंग में फंस चुका है जिसके अंत की तारीख दूर दूर तक नहीं दिख रही है। ये जंग अब सर्वनाश के साथ ही खत्म होगी।